तो आज के इस सेशन का चैप्टर 8 जो है आपका वो है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। इसका पहला टॉपिक जो है उसको देखते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। जो स्मॉल सब स्टेशन है उसका एस्टिमेशन किस प्रकार से किया जाता है। ये चैप्टर जो है आपका 8 पीरियड का है, तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। यहाँ पर देखिए जो सिलेबस में दिया गया है, मेन रिक्वायरमेंट, मेन इक्विपमेंट एंड एक्सेलरीज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन में जो भी मुख्य और सहायक उपकरण यूज किए जाते हैं उसका यहाँ पर विस्तार में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए इसमें आपको पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को जब इंस्टॉल्ड किया जाता है, जब बनाया जाता है उसको, तो कौन कौन से मतलब कि मटेरियल का कितने मात्रा में यूज होता है उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि इंडोर या आउटडोर टाइप प्लेटफॉर्म एंड पोल माउंटेड सब स्टेशन हो गया, इनमें कितने मटेरियल का यूज किया जाता है। और अगला टॉपिक है इसमें कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ एबो सब स्टेशन। जो यहाँ पर इंडोर, आउटडोर प्लेटफॉर्म एंड पोल माउंटेड सब स्टेशन दिया गया है, इनके कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल और वर्क को जानना है। तो यही चैप्टर 8 में पढ़ना है। 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा और जल्द से जल्द इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस पहले सेशन का पहला टॉपिक है चैप्टर 8 का एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। आपको बता दें यह नोट से ही मैंने पीडीएफ में इसको कन्वर्ट किया है, इसलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो देखिए जो आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन है उसमें पहला क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का रूप दे दिए हैं। जैसे क्वेश्चन बना दिए हैं कि स्मॉल सब स्टेशन में स्थापित किए जाने वाले मुख्य उपकरण एवं सहायक उपकरण की व्याख्या कीजिए। और आपका पहले चैप्टर का जो चैप्टर 8 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीज़ आपको पढ़ना है कि स्मॉल सब स्टेशन में जो मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण होते हैं उसी के बारे में जानना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वो क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में ही क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होता है एक ऐसा स्थान होता है वहाँ से हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हमको वोल्टता को मान लीजिए कम करना हुआ तो वोल्टता को कम कर सकते हैं, वोल्टता को ज़्यादा कर सकते हैं, परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारे कार्य कर सकते हैं स्मॉल सब स्टेशन या इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की सहायता से। देखिए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो उपयोग किए जाते हैं मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण वो कुछ इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा सर्किट ब्रेकर लगा होता है, बस बार लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, रिले लगा होता है, प्रोटेक्टिव रिले होता है, लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो इसमें से मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण की यहाँ पर सभी के बारे में जानना है। तो अगर सबसे पहले बात करें जो मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण हैं उनमें सबसे पहले है बस बार। तो बस बार क्या होता है, बस बार जो होता है कंडक्टर वायर की एक छड़ होती है, उसमें क्या होता है अपने कार्य के अनुसार उसमें हम कनेक्शन दे सकते हैं। और यह जो होता है कॉपर या एल्युमिनियम की होती है, इसका आकार जो होता है वर्गाकार, आयताकार या नली के रूप में होता है। अब बात करें दूसरा है आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा वैद्युत युक्ति जो किसी चालकीय पदार्थों को विद्युत प्रवाह को रोकने अथवा चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत को रोकने के लिए करते हैं, उसी को इंसुलेटर बोला जाता है। इंसुलेटर जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है और इसका इंसुलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जो ओवरहेड लाइन होती है, क्रॉस आर्म चालक होते हैं को जो पोल होते हैं उससे आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें आइसोलेटर। देखिए आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर जो होता है एक प्रकार का स्विच होता है और जो आइसोलेटर होता है एक प्रकार का स्विच होता है। इसका यूज हम कोई भी सर्किट ऐसा हो जिसमें हाई करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब उच्च विद्युत धारा का सर्किट हो, उसको पूरी तरह सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। सब स्टेशन पर आपने आइसोलेटर जरूर देखा होगा। आइसोलेटर जो होता है एमसीबी की तरह दिखता है और इसका कार्य जो होता है, लेकिन एमसीबी की तरह दिखता है लेकिन एमसीबी का कार्य इसका बिल्कुल एमसीबी से बिल्कुल इसका कार्य जो होता है अलग होता है। और इसका उपयोग हम कभी भी सप्लाई को नियंत्रण करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो आइसोलेटर होता है यह एक प्रकार का ऑफ लोड स्विच होता है। इसका उपयोग केवल तभी करते हैं हम जब सर्किट में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही, मतलब कि जब सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो तो किसी भी सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करने के लिए उसका आइसोलेटर का यूज करते हैं। और जो आइसोलेटर होता है सामान्यतः 2 पोल, 3 पोल या 4 पोल वाले बनाए जाते हैं। और अगर आपको आइसोलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो जो आइसोलेटर होता है उसका उपयोग कभी भी, आइसोलेटर जो होता है उसका उपयोग कभी भी
ऑन लोड अवस्था में नहीं करना चाहिए, ऑफ लोड अवस्था में ही उसका यूज करना चाहिए और सर्किट की एम्पियर क्षमता के अनुसार ही आइसोलेटर का यूज़ करना चाहिए। और आइसोलेटर जो होता है ये एक प्रकार का कोई भी सुरक्षा युक्ति नहीं होता है। इसका उपयोग जो होता है केवल सप्लाई को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आइसोलेटर का उपयोग किसी भी सुरक्षा युक्ति से पहले करना चाहिए। तो अब सब स्टेशन में जो मेन इक्विपमेंट होता है वो होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आपने सुना ही होगा, इसके बारे में पढ़े होंगे आप। सर्किट ब्रेकर अगर हम एक लाइन में इसको मतलब बताएं सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विचिंग डिवाइस होता है। यह क्या करता है, विद्युत सप्लाई को ऑन तथा ऑफ करने का काम करता है। देखिए सर्किट ब्रेकर जो होता है इसका एक खास बात यही होता है कि इसको हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्किट ब्रेकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो सर्किट ब्रेकर को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहला होता है कि जब हमारा इच्छा हो, मतलब कि मैनुअली जब हमारा इच्छा हो तब इसको ऑपरेट करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके साथ हम रिले जोड़कर उसको ऑपरेट कराएं तो यह विद्युत सप्लाई में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा तथा जो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग होगा, ट्रिपिंग को क्या करेगा, कमांड भेजेगा, जिससे सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर को अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ट्रिप कराना हो तो भी हम सर्किट ब्रेकर के पास जाकर नहीं ट्रिप कराना पड़ता है। इसको हम दूर बैठे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा भी ऑपरेट करा सकते हैं। आप लोगों ने पावर सब स्टेशन पर अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर को हम अब कंट्रोल रूम से बैठकर आसानी से ऑपरेट करा देते हैं। तो सब स्टेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि जब भी हमें मतलब कि जब भी कोई दिक्कत होता है या फॉल्ट वगैरह का सिस्टम होता है तो हम दूर से ही बैठकर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर को हम दो टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं, एक मैनुअली, एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा या फिर रिले के द्वारा, जो कि क्या करेगा, जो भी फॉल्ट होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। आपका वो है विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। और सब स्टेशन में हम कुछ मुख्य इंसुलेटर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जैसे पोर्सिलीन हो गया, ग्लास हो गया, पॉलीमर हो गया। तो इन सब का यूज हम इंसुलेटर के लिए करते हैं। और इंसुलेटर जो होते हैं उसका प्रयोग दो उद्देश्यों से किया जाता है। पहला क्या होता है कि यह जो होता है चालक को सपोर्ट प्रदान करता है, और दूसरा जो है चालक और पोल को एक दूसरे से वैद्युतीय इलेक्ट्रिकली रूप से इसको अलग करता है। अगर बात करें जो इंसुलेटर होता है दिखता किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इंसुलेटर जो होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए जैसे पिन टाइप इंसुलेटर होता है, 11 kV ट्रांसमिशन जहाँ सब स्टेशन होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है 33 kV के लिए यूज़ करते हैं। स्टैंड इंसुलेटर होता है, साइडेड टाइप इंसुलेटर होता है और पोस्ट इंसुलेटर होता है। तो ये जो इंसुलेटर है इनका यूज हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के उपकरण और सहायक उपकरण है, उसमें है आइसोलेटर स्विच। जो आइसोलेटर स्विच होता है वह क्या होता है, देखिए सब स्टेशन पर अपने ज़रूरत के अनुसार परिपथ को खोलने व जोड़ने हैं तो आइसोलेटिंग स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। यह नो लोड अवस्था में परिपथ को ऑन या ऑफ के लिए प्रयोग करते हैं। ऑन लोड मतलब होता है व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ करंट, और ऑफ लोड का मतलब होता है व्हेन नो करंट इन अ सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट नहीं होता तो उसे ऑफ लोड बोलते हैं। जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है तब उसे ऑन लोड बोला जाता है। और आइसोलेटर स्विच जो होता है इसका प्रयोग हम सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। अगर आइसोलेटर स्विच की बात करें तो कई टाइप के आइसोलेटर स्विच बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग सिस्टम स्विच हो गया, डबल ब्रेक आइसोलेट स्विच हो गया, और अगला है आपका ऑन लोड आइसोलेट स्विच, और फिर इसमें एक और है ऑफ लोड ऑन लोड आइसोलेट स्विच। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण में नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पता होगा, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक ऐसा युक्ति होता है जो वैद्युत परिपथ को सामान्य और फाल्टी स्थिति में परिपथ को ओपन या क्लोज करता है। इसके अलावा भी हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में कुछ इक्विपमेंट और एक्सेसरीज का यूज़ करते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। इनके बारे में आपको पता हो, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो फ्यूज होता है इसका उपयोग हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं। और यह क्या करता है, जो सर्किट होता है उसको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जो प्रोटेक्टिव रिले देखिए यहाँ पर, तो जो प्रोटेक्टिव रिले है, प्रोटेक्टिव रिले में क्या होता है, देखिए जो रिले होती हैं ये लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होती हैं। यह क्या होती हैं, हाई पावर डिवाइसों को ऑपरेट होने हेतु निर्दिष्ट करती हैं।
तो रिले भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि सब स्टेशन में कौन कौन से मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उनका एस्टिमेशन दीजिए, उनके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो आपको यहाँ पर फ्यूज़ के बारे में और प्रोडक्टिव रिले दोनों के बारे में डिटेल में लिखना होगा। अब इसी में नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है सब स्टेशन में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा उच्च वोल्टता के लिए हम स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर तथा वितरण सब स्टेशन पर वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। कहने मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जहाँ पर हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है या स्टेप डाउन करना होता है, इसके लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपका है करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है यह आता है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। दो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, वह क्या करता है, इंडिकेटर व मापन उपयंत्रों या प्रोटेक्टिव रिले हो गया, उनको मतलब कि उनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। उसी के अंतर्गत है आपका करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसका यूज हम सूचक तथा मापन उपकरण जैसे अमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ऊर्जा मीटर हो गया, इनकी धारा कुंडली को सप्लाई प्रदान की जाती है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में जो होते हैं कम फेरे होते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक फेरे होते हैं। अर्थात अगर सीटी के प्राइमरी में 100 एम्पीयर करंट है तो सेकेंडरी में 5 एम्पीयर की धारा प्राप्त होगी। और इसी में अगला है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सूचक या मापन उपयंत्रों की वोल्टेज कॉइल को सप्लाई प्रदान करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसमें हमें है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनके लाइटिंग रक्षण की लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए इस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में ही आपका इक्विपमेंट होता है फायर लाइटिंग इक्विपमेंट होता है, फायर फाइटिंग, जो फायर से फाइट करते हैं, यानी कि अग्नि से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था किया जाता है। इसके अलावा देखिए कई प्रकार के इक्विपमेंट हो गया, और इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में मुख्य उपकरण और सहायक उपकरण का यूज़ किया जाता है, जिनके नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे बैटरी हो गया, भूमिगत शक्ति केबल हो गया, पावर केबल हो गया, पैनल बोर्ड। तो इस प्रकार से ये सब इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना था। अब इसी के साथ आपका जो पहला टॉपिक था वो समाप्त होता है, और इसी में आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं उसके एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल का रिक्वायर्ड होता है वो सेकंड टॉपिक है। इसके बाद देखिए तो आपका यही टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल सब स्टेशन, मतलब कि स्मॉल सब स्टेशन के आवश्यक सामग्री का आगणन। यहाँ पर नोट्स में हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंटेंट को लिखा है और आपको बहुत अच्छे से समझा भी देंगे। देखिए जो एक स्मॉल सब स्टेशन होता है, स्मॉल सब स्टेशन का मतलब जैसे आपका इंडोर टाइप सब स्टेशन हो गया, आउटडोर टाइप सब स्टेशन हो गया, पोल माउंटेड सब स्टेशन हो गया, ये स्मॉल सब स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जो स्मॉल सब स्टेशन होता है उसके इंस्टॉलेशन में विभिन्न प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है। यानी हम कहें जैसे अगर आप एक सब स्टेशन कहीं पर स्थापित कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा विलेज है जहाँ पर सब स्टेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं है, वहाँ पर जब आप एक नए सब स्टेशन का स्थापना करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे उपकरण की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले आप ज़मीन का सिलेक्शन करेंगे, जिस स्थान पर आपको सब स्टेशन को स्थापित करना होगा, उसके बाद वहाँ पर कितने ट्रांसफार्मर लगेंगे, ज़मीन के मतलब कि ज़मीन का माप क्या होगा, कितने बसबार होंगे, कितने स्विच गियर होंगे। तो इन्हीं सब ये सब मटेरियल्स होते हैं जो कि हम एक सब स्टेशन में लगाते हैं। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के सब स्टेशन होते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है, और वह यह इस पर निर्भर करता है कि सब स्टेशन जो है आपका किस स्थान पर वह किस टाइप का है। जैसे अगर बात करें हम, आपका जो टॉपिक है यही आज का इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर लिख दिए हैं गलती से, यहाँ सब स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता क्या है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये इंडोर टाइप है, मतलब कि सभी जो एक सब स्टेशन में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सभी एक घर में बंद होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना कि ट्रांसमिशन। तो इसमें जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस सब स्टेशन की स्थापना करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद जो जो मटेरियल मतलब कि एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ होता है, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उसको देखेंगे, और बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो समझ लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि इंडोर टाइप जो सब स्टेशन है, इंडोर टाइप सब स्टेशन है, उसका एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायर्ड होना होता है, उसके बारे में आप उसका सूची बनाइए या उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो यही आपको जो बता रहे हैं यही आपको लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
तो देखिए जो इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है इसमें ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर का मतलब है जितने भी सुरक्षा से संबंधित उपकरण होते हैं ये सभी क्या होते हैं एक भवन के अंदर स्थापित होते हैं। और ये जो होते हैं ये सब स्टेशन जो होते हैं 117 और 250 केवीए तक की क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर जहाँ पर अशुद्धि है, मतलब कि वातावरण वहाँ का अगर अशुद्ध है, तो उस वहाँ पर हम 33 केवी या 66 केवी के सब स्टेशन बनाते हैं। और जो ये सब स्टेशन होता है इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इसका लेआउट जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे कि जिसमें देखिए आप देख सकते हैं स्विच गियर लगा है, बस बार लगा है। इसके अलावा भी कई मटेरियल जैसे हो गया हाई वोल्टेज फ्यूज सेट हो गया, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो गया, इस प्रकार के कई सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है। और अगर हम इंडोर सब स्टेशन को डिटेल में समझें तो जो इंडोर सब स्टेशन होता है इसको इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि देखिए इसमें एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जैसे अगर खुला सब स्टेशन मतलब बाहरी जगह पर लगा, वहाँ पर आग लगने पर क्या होता है उसको मतलब आग बुझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें आग की संभावना है तो इसमें क्या होते हैं आग बुझाने जो यंत्र आग बुझाते हैं उसको लगाकर हम इसमें आग लगने की संभावना को कम कर सकते हैं। और जो आपके जो इंडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं उसमें 11 केवी का ट्रांसफार्मर लगा होता है। जो उसमें सब स्टेशन होते हैं इसमें 11 केवी का ट्रांसफार्मर लगा होता है। उसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है जैसे आपके घरों में जाता है या तो 400 वोल्ट या तो 230 वोल्ट, तो इसका जो 11 केवी का पहली बात तो इसमें एक 11 केवी का ट्रांसफार्मर लगा होता है। और जो प्राइमरी वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर का 11 केवी होता है और उसका सेकेंडरी जो होता है वो 400 या 230 वोल्ट होता है। और जो आपका ये जो इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है इसमें क्या होता है धारा को मापने के लिए हर फेज में क्या होता है वोल्ट मीटर लगा होता है, वाट मीटर लगा होता है, पावर फैक्टर मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर लगा होता है। तो काफ़ी सारे उपकरण लगे होते हैं। इन्हीं उपकरणों का आपको नाम लिखना है जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल है, कौन से मटेरियल की कितनी आवश्यकता होती है और उस मटेरियल का क्या काम होता है, ये भी आप लिखना होगा वहाँ पर। और आप लोगों को बता ही दिए हैं कि जो सब स्टेशन होता है उसमें क्या होता है इन सब के अलावा बैटरी भी लगी होती है। जो इमरजेंसी में बैटरी लगी होती है, अग्निशमन उपकरण होते हैं, इमरजेंसी लाइट होती है। तो ये सभी मटेरियल लगते हैं एक स्मॉल सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन में। तो अब हम देखते हैं कि जो भवन के अंदर एक जो सब स्टेशन हम स्थापित करते हैं उसके लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से एग्ज़ाम में भी क्या करना है, इस प्रकार से एक बना लेना है लाइनिंग करके। और उसके बाद जो जो मटेरियल के नाम आप जानते हैं जो कि स्मॉल सब स्टेशन या फिर कह लें इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन उनमें यूज़ होता है, कौन कौन सा मटेरियल उसका नाम उसका क्या काम होता है वहाँ पर और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ये आपको एग्जाम में लिखना होगा और यही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे सामग्री के नाम, मात्रा, कितनी मात्रा होगी और उसका व्याख्या भी आप कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। जैसे जब आप एक स्मॉल सब स्टेशन इंडोर टाइप स्मॉल सब स्टेशन या इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 11 × 0.4 के मतलब प्राइमरी साइड 11 केवी और सेकेंडरी साइड 0.4 केवी होता है। उसमें कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके आइसोलेटर की, तो जो आइसोलेटर क्या होता है वो आपको बता चुके हैं। आइसोलेटर जो होता है एक सेट इसमें आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है। और लाइटिंग अरेस्टर की बात करें जो कि विद्युतीय आकाशीय आघात होते हैं, जो आकाशीय बिजली होती है उससे सुरक्षा करता है, तो लाइटिंग अरेस्टर की मात्रा जो होनी चाहिए एक सेट। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि व्याख्या में क्या लिखना है, व्याख्या में हमने लिखा नहीं क्योंकि एक सब बहुत ईजिली है। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आप लिख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर करता क्या है, ये क्या करता है, आकाशीय बिजली से जो आपका सब स्टेशन होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो व्याख्या या टिप्पणी में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। एसटी सर्किट ब्रेकर जो हो गया उसका भी एक सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। एसटी फ्यूज जो है वो भी एक सेट होता है। और जो ट्रांसफार्मर के लिए हम कमरा बनाते हैं वो 2.5 × 2.5 mm का होना चाहिए। अगर बात करें GI पाइप जो इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज़ होता है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो है 5 मीटर का होना चाहिए। और 11 kV डिस्क इंसुलेटर फिटिंग सहित
3 होना चाहिए। 11 kV का डिस्क इंसुलेटर आप लोगों ने देखा होगा, और इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि सब स्टेशन में कौन कौन से मेन इक्विपमेंट है, कौन कौन से एक्सेसरीज इक्विपमेंट है, उनके बारे में बता चुके हैं आपको। और जो आपका 11 kV का पिन इंसुलेटर फिटिंग सहित है उसकी मात्रा भी 3 होनी चाहिए। और निर्माण सामग्री, जैसे आपको जब आप इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एक घर बनाना होगा जिसमें सब कुछ हम स्थापित कर सकें, तो उसके लिए हमको ईंट, बालू और सीमेंट की आवश्यकता होती है। और इसकी अगर बात करें निर्माण सामग्री वो कितना होना चाहिए, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार निर्माण सामग्री यूज़ कर सकते हैं। केबल एवं बिछाना, केबल एवं बिछाना के आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, इसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं है। और जंपर ताला 4 जो है वो 2 मीटर का होना चाहिए। और एलटी सर्किट ब्रेकर जो है 1 होना चाहिए। स्विच गियर का कमरा होना चाहिए वो 9 mm × 5 mm होना चाहिए। और इसके लिए आपको बता चुके हैं पहले कि जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर अमीटर, वोल्टमीटर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। तो जो अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, सीटी या पीटी, वो भी आवश्यकता अनुसार होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स का, सामग्री का नाम सामग्री होता है जो कि एक सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने एनएफ दिखा दिया, मतलब कि पर्याप्त बता दिया। इतना ही अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन में यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थिंग सेट का भी यूज़ किया जाता है। सब स्टेशन पर जो लाइट फैन होती है और वायरिंग होती है उनका भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब मटेरियल वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसी प्रकार जो आपको बताएं हम, जो इंडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, स्टेशन होता है वो क्या होता है, और इसके एस्टिमेशन में कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आउटडोर सब स्टेशन है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो आउटडोर सब स्टेशन का नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के सब स्टेशन को हम बाहर स्थापित करते हैं। तो एक ऐसा सब स्टेशन जो सभी वोल्टेज स्तर के लिए, जो सभी वोल्टेज लेवल के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं आउटडोर सब स्टेशन। और इसमें आउटडोर सब स्टेशन जो होता है, इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होता है, इसको हम किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो 55 kV और 765 kV के भी सब स्टेशन होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आउटडोर सब स्टेशन। और इस तरह के सब स्टेशन के निर्माण के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जगह ज़्यादा होता है तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अधिक स्थान का उपयोग होता है। और ये जो सब स्टेशन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन और दूसरा होता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको जानना क्या है कि जो दोनों सब स्टेशन होते हैं, यानी कि जो पोल माउंटेड है और जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन माउंटेड होता है, फाउंडेशन मतलब कि पृथ्वी पर स्थापित होता है, वो जो सब स्टेशन होते हैं इसमें कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है इसके एस्टिमेशन के लिए। तो यही हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, भवन के बाहर स्थित सामान्य इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हेतु आवश्यक मुख्य सामग्री जो है वो निम्न है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन का, कि पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होता है उसमें कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात करें तो इसमें जो मटेरियल है और कितनी मात्रा में उस मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए। तो पोल्स की बात करें तो पोल्स के जो होने चाहिए वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पोल यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए 11 kV डिस्क इंसुलेटर जो होता है उसकी मात्रा 3 होनी चाहिए। और 11 kV का जो पिन इंसुलेटर होता है उसकी मात्रा 2 होनी चाहिए। और बहुतार मतलब कि अर्थ वायर क्लैंप जो होता है वो 1 होना चाहिए। और चालक तार ACSR कंडक्टर, मतलब कि ACSR कंडक्टर का जो कंडक्टर होगा आपका वो दूरी के अनुसार आप ले सकते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है इसमें एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कंडक्टर वायर का यूज किया जाता है जो कि 15 मीटर का कंडक्टर वायर ले जाता है। लो वोल्टेज फ्यूज सेट यूज किया जाता है, उसकी मात्रा 1 होता है। और देख सकते हैं आप स्टे अरेंजमेंट जो होता है उसका भी 4 सेट यूज किया जाता है। और अर्थिंग अरेंजमेंट जो होता है 2 सेट होता है। और नट बोल्ट हो गया, वाशर, ये सब क्या होता है IS के अनुसार होते हैं। और सीमेंट कंक्रीट 148 का होता है और ये भी आवश्यकता अनुसार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोल क्लैंप का यूज़ किया जाता है, वो भी आवश्यकता अनुसार होता है। और डेंजर प्लेट विथ क्लैंप भी यूज़ किया जाता है, एक होता है। वो बारबर्ड वायर जो होता है 5 किलोग्राम होता है। आधार पत्थर जो मतलब कि पोल माउंटेड सब स्टेशन होगा, नीचे पर ज़मीन पर क्या होते हैं, पत्थर बिछाए जाते हैं। तो उसकी माप जो होनी चाहिए 300 × 300 × 75 ये होना चाहिए। और ये पत्थर जो है आप आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। तो जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता है, कोई वो नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है। अगर पूछा जाता है तो आपको केवल 8 से 10 मटेरियल का नाम लिख देना है जो कि पोल माउंटेड सब स्टेशन पर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं जो सब स्टेशन होता है आपका फाउंडेशन माउंटेड, मतलब कि जो पृथ्वी पर स्थापित किया जाता है,
आउटडोर होता है वो, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। तो अगर इसमें मटेरियल की बात करें तो इसमें जो होता है आइसोलेटर जो होता है एक सेट होता है, लाइटनिंग अरेस्टर एक सेट यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एक सेट और हाई वोल्टेज फ्यूज सेट एक सेट। तो इस प्रकार से आप लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है और उसकी कितनी मात्रा होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको बता देंगे और उसको सॉल्व भी करा देंगे। हो गया है कि कितना मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, लेकिन उसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब सब स्टेशन को स्थापित करने में उसका पूरा कीमत कितना होगा ये आपको नहीं पता होगा। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको यही समझना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो है बहुत सारे उपकरण का प्रयोग किया जाता है और कॉस्टिंग जो होता है उसका मतलब होता है पेमेंट, मतलब कि जो भी मटेरियल का रेट लिस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उस कॉस्टिंग को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स सच एज लेबर मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट। इसका मतलब है कि कॉस्टिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि ओवर कॉस्टिंग जो होता है कैलकुलेटिंग करने का एक प्रोसेस होता है। अब वो चाहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका किसी सब स्टेशन का स्थापना करना हो। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है मतलब निर्माण से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, उसमें लेबर का चार्ज कितना होगा, मटेरियल कितने का आएगा और उसका इक्विपमेंट का चार्ज कितना होगा, इन सभी का ओवरऑल कैलकुलेटिंग करना की क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं, जैसे आप इंडोर सब स्टेशन की स्थापना करना चाहते हैं या इंडोर सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, आइसोलेटर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। उन सब की मात्रा कितना होता है ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो उन सब का कॉस्ट कितना होगा, मतलब जैसे अगर हम बात करें आइसोलेटर का तो आइसोलेटर का कॉस्ट कितना होगा, तो इन सभी के बारे में आपको इस सेशन में बताएंगे। तो देखिए जो कॉस्टिंग होता है उसी आप समझ सकते हैं। कॉस्टिंग मतलब होता है कि जो लेबर का चार्ज हो गया, मटेरियल हो गया और इक्विपमेंट, इन सब का जो पेमेंट होता है, कितना रेट लिस्ट होगा, इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। तो देखिए जो एक सब स्टेशन हेतु एक सब स्टेशन के लिए आवश्यक सामग्री का अनुमानित मूल्य सूची निम्न प्रकार है। अब देखिए जो यहाँ पर आपको हम कॉस्टिंग बता रहे हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी बताएंगे, उसको सॉल्व भी कराएंगे। तो देखिए उसमें कॉस्टिंग किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि उसमें दिया रहेगा कि ये इक्विपमेंट एक इंडोर जैसे एक सब स्टेशन का स्थापना किया जा रहा है, उसमें इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है, इतना आइसोलेटर लगा है, इतना लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, तो इसका कॉस्टिंग आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको जो कॉस्ट होगा उसको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दो कॉलम है, सामग्री का नाम एवं विवरण और कितना पैसा है और प्रति इकाई। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि 15 केवीए 3 फेज 4 वायर सिस्टम का है, उसका कॉस्ट होता है 30,000 रुपये। तो इसी प्रकार से जो अगर हम बात करें 25 केवीए का, तो अगर वो 25 केवीए का है, तो जो 25 केवीए का होता है अगर वो भी 3 फेज 4 वायर सिस्टम का है तो उसका कॉस्ट होता है 40,000 रुपये। तो इसी प्रकार से 15 केवीए, 25 केवीए, 50 केवीए, 63 केवीए, आप बुक में जब आप खोलेंगे तो उसमें चार्ट करके दिया गया है कौन सा ट्रांसफार्मर कितना कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने केवल एक एक करके बताया, जैसे कि यहाँ पर हमने 15 केवीए बताया है, बुक में आपको 25, 50, 63, 100, 150 ऐसे करके देखने को मिलेगा। तो अगर हम नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें, जो सामग्री है आपका टीपी एमओ स्विच जो है संपूर्ण फिटिंग सहित, अगर वो 100 एम्पियर का है तो उसका कॉस्ट होता है 15,000 रुपये। इसके अलावा जैसे 100 एम्पियर की बात की है, 100, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर की रेटिंग का, इन सबको आपको बुक में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा इक्विपमेंट है आपका वो है 11 केवी का ओसीबी रिले और सूचक के साथ, तो इसमें 50 एमवीए का है, तो उसका कॉस्ट होता है 1,10,000 रुपये। और एलटी ओसीबी जो है, एलटी लाइन के लिए जो उस ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है संपूर्ण फिटिंग के साथ 300 एम्पियर का है, तो उसका कॉस्ट होता है 75,000 रुपये। और 11 केवी का अगर लाइटनिंग अरेस्टर उस सब स्टेशन में हम यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट होता है 3,000 रुपये। और अगला है आपका बस बार, और बस बार जो है आपका अगर 100 एम्पियर 500 वोल्ट 1 मीटर का है तो उसका कॉस्ट है 1,500 रुपये। अब आपके मन में एक सवाल होगा, इन सब का कॉस्ट जानकर करेंगे क्या। तो देखिए इन सब का कॉस्ट जानने के बाद, जैसे एक नया सब स्टेशन अगर एक किसी स्थान पर सब स्टेशन को स्थापित करना है तो वहाँ पर आपके सारा इक्विपमेंट आपको पता होना चाहिए, उनका कॉस्ट पता होना चाहिए, तब आप एक सब स्टेशन की कॉस्टिंग वैल्यू बता सकते हैं कि उसमें कितना कीमत उसका आएगा, कितना इंस्टॉलेशन में कितना कॉस्ट होगा उसका। ठीक है, तो इन जो वैल्यू है यहाँ पर, जैसे हमने 11 केवी लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें 3,000 रुपये, तो ये एक अनुमानित वैल्यू है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। आप यहाँ पर आपको एक याद रखना होगा कि इसका वैल्यू इतना, इसका मतलब पेमेंट जो है, रेट लिस्ट जो है इतना हो सकता है। इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इस सेशन में आपको यही पढ़ना था। सिलेबस में भी आपको लिखा गया है कि कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबव सब स्टेशन
मतलब कि जो भी सब स्टेशन हमने आपको बताया, सभी टाइप के सब स्टेशन, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सभी सब स्टेशन का आप अगर देखना चाहते हैं, सबका रेट लिस्ट देखना चाहते हैं, तो आप बुक में लिस्ट दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल आपको बता दिया है कि इस सेशन में पढ़ना क्या है और एग्जाम में किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको कॉस्ट बताया, सभी जो मतलब कि सब स्टेशन होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं उसका आपने कॉस्ट बता दिया और आप बुक से भी देख सकते हैं। तो देखिए उसी से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पिछले ईयर का जो हमने क्वेश्चन है उसको अपने वीडियो पे बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसी को समझा देते हैं, बाकी इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो वीडियोस आएगा उसमें हम आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा देंगे इस चैप्टर से, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण करके, उदाहरण नंबर 9 है, उसको समझना है आपको। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर भी उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 800 kVA 11/0.4 kV 50 हर्ज का इंडोर सब स्टेशन को हमको इंस्टॉलेशन करना है, उसको संस्थापित करना है। और उसमें क्या है, जिसे चार परिपथों 200 kVA प्रत्येक में बांटा गया, मतलब प्रत्येक परिपथ 200 kVA का है, उसमें बांटा गया है। और संस्थापन की कुल लागत का आगणन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उसी को आप समझिए। देखिए इसमें एक हमको इंडोर सब स्टेशन की उसमें कुछ इक्विपमेंट का वैल्यू दिया गया, कितना kVA का होना चाहिए और कितने परिपथ में उसको बांटा गया है। उसके इन्हीं सबको जानने के बाद आपको संस्थापन का कॉस्ट कितना आएगा, इसी का आपको गणना करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको वैल्यू क्या दिया गया है। हमको दिया गया 800 kVA और 11/0.4 kV और 50 हर्ज। और यहाँ पर एक परिपथ जो है 200 kVA का, में एक परिपथ 200 kVA का, इसी प्रकार चार परिपथों में से बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखिए किया गया है, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर HT जो हाई टेंशन की विद्युत धारा है उसको यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है IH करके, और उसका फार्मूला होता है एक IHI करके, इसे फार्मूला होता है V/√3। और यहाँ पर जो KVA रहता है वो डाला जाता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाला गया है HT के लिए और एक बार LT के लिए। तो HT के लिए जब हमने निकाला IH इक्वल हो गया 800/√3 × 11 और कितना एम्पियर आ गया 41.99 एम्पियर करके वैल्यू आया। और यहाँ पर IL की बात करिए, LT की यहाँ पर वैल्यू निकाला है। तो LT के लिए भी आप देख सकते हैं, LT के यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक कितना है 200। तो यहाँ पर 200 डिवाइड किया गया है √3 × 0.4, यहाँ पर कितना आ गया 288.68 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने HT के लिए और LT के लिए जो करंट की वैल्यू होगी उसको निकाल लिया है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको और वैल्यू दिया नहीं गया है, इसीलिए हमने आपको जो भी इसके पहले सेशन में जो टॉपिक बताया आपको कॉस्टिंग की, मतलब मटेरियल की कॉस्ट कितना कॉस्ट होता है उसका, वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है। और यहाँ पर पूर्व अनुमान करके, मतलब आपको एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता है, लेकिन जो भी आप बुक में यहाँ पर रेट दिया गया है उसी को अनुमान करके आप रेट लगा सकते हैं। देखिए उपकेंद्र पर 800 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगा है। उपकेंद्र जो है 25 मीटर दूर 11 kV दोहरी पोल संरचना से संयोजित किया जाना है। और मान लीजिए कि भवन जो है पूर्ण तरह से निर्मित है, क्योंकि इंडोर सब स्टेशन है, इंडोर सब स्टेशन के लिए भवन की भी आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए भवन पूरी तरह से निर्मित है और जो HT लाइन से उपकेंद्र तक भूमिगत केबल संयोजित किया जाना है। HT विद्युत धारा से स्पष्ट है कि 3 करोड़ का केबल 11 kV ग्रेड, धारा क्षमता 60 एम्पियर और 25 मीटर तक लगेगा। इतना आपको पूर्व अनुमान करना है क्वेश्चन को देखकर। और फिर देखिए LT विद्युत धारा के अनुसार 300 एम्पियर TPNIC बॉक्स की संख्या 4 होगी एवं बॉक्स के 4 करोड़ केवल धारा क्षमता 300 एम्पियर की होगी। अब यहाँ पर अनुमानित करके यहाँ पर जो मटेरियल होगा उसका विवरण दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा और उसका मात्रा कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, दोनों चीज़ जैसे आपको पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि किस सब स्टेशन के लिए कौन सा मटेरियल लगता है और कितनी मात्रा में लगता है, और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो मटेरियल होगा उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर अनुमानित कॉस्ट करके दिया गया है। देखिए HT पोल पर जोड़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 100 mm × 50 mm × 8 mm माइल्ड स्टील का चैनल चाहिए। उसकी मात्रा जो होनी चाहिए 1.5 मीटर लंबा एक होना चाहिए। 11 kV का डिस्क इंसुलेटर चाहिए 3, 11 kV का पिन इंसुलेटर चाहिए 3, स्टेज सेट 2, केबल बॉक्स 1, GI पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो पाइप होगा वो 5 मीटर का होना चाहिए और केबल पाइप और केबल क्लाइंप 2 होना चाहिए। जंपर चालक तार जो AC आसार कंडक्टर का होना चाहिए वो 15 मीटर का होना चाहिए। तो इन सब का जो मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया है 250 रुपये, 95 रुपये। एक का मूल्य यहाँ पर दिया गया है। अगर एक से ज़्यादा चाहिए
तो यहाँ पर मूल्य कैलकुलेट करके दिया गया है। इसी प्रकार इंडोर सब स्टेशन की स्थापना के लिए जितने भी उपकरण लगेंगे यहाँ पर सबका कॉस्ट लिख लेना है। अगर एक लगता है सबसे पहले एक का कॉस्ट लिखना है। अगर जैसे यहाँ पर जैसे समझिए यहाँ पर इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 लगा है, ठीक है, स्टेज सेट 2 लगा है, लेकिन एक की कीमत 600 है, तो यहाँ पर टोटल मूल्य कितना होगा, 2 लगा है तो 600 × 2 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबका पूरा कॉस्ट कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो टोटल मूल्य है, जो यहाँ पर टोटल मूल्य दिया गया उसको सबको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जब ऐड कर लेंगे तो टोटल मूल्य कितना आया, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मूल्य कितना आया है। टोटल मूल्य जो है आपका टोटल जो आया है वो कितना है, 1,87,638 रुपये आया है। अब इसमें तो सब स्टेशन की स्थापना करेंगे तो जो लेबर होंगे उनका भी चार्ज लगेगा, मतलब बहुत सारे चार्ज उसमें लगते हैं। तो टोटल सामग्री का मूल्य जो है वो 1,87,638 रुपये है। अब इसी का जो 25% आप निकाल लीजिए वो आपका होगा श्रम मूल्य, ठीक है, वो आपका श्रम मूल्य होगा। तो इसी का 25% कितना होगा, 46,909 रुपये। और इसी का आप 10% निकाल लीजिए तो आएगा 18,763 रुपये। तो कुल लागत जो होगा इसका 2,55,311 रुपये इसका टोटल मूल्य होगा। इसी का कॉस्ट आपको निकालना था। तो ये अगर इतने केवीए का सब स्टेशन है और इतना हर्ट्ज का है तो इतना सब उपकरण लगेगा और टोटल लागत कितना आएगा, 2,55,311 रुपये। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये मूल्य विवरण से ही जो मूल्य दिया गया है ये कैसे आप फाइंड करेंगे, इसका क्या लॉजिक है, ये सब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। समझ लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है मतलब 2022 में जो एग्जाम हुआ था 6 सेमेस्टर का जो बैक पेपर था वो आपको हम टेलीग्राम पर उसका PDF दे दिए हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।